पहली बड़ी खबर जो आ रही है, क्या अरविंद केजरीवाल ही कथित शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं? ईडी के पास उनके खिलाफ कौन कौन से सबूत हैं? दूसरी खबर, केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो दिल्ली सरकार जेल से कैसे चलाएंगे? क्या कहता है देश का नियम और कानून? हमारे एक्सपर्ट्स बताने वाले हैं आपको। बड़ी खबर एक और आ रही है, वो ये है कि केजरीवाल को सीएम का पद छोड़ना पड़ा तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? वो दो चेहरे जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। चौथी खबर, ईडी के एक्शन का स्ट्राइक रेट 95% है। इनमें ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं, तो ईडी का वो कानूनी हथियार क्या है जिससे एजेंसी इतनी शक्तिशाली हो गई है? और पांचवी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के समय हुई है। शिकंजे में केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए कैसे ढाल बन गए, यह आपको देखना जरूरी है। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। फिक्र आपकी कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल की बड़ी खबर, वो 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। उनकी होली भी ईडी की कस्टडी में बीतेगी। ईडी ने कोर्ट से उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड में केजरीवाल से क्या क्या संभावित सवाल पूछ सकती है, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहला सवाल जो हमारे सामने है, अलग अलग जानकारी आ रही है। नंबर 1, सीधे देखिए, शराब नीति से जुड़े सभी दस्तावेजों पर सवाल पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। शराब घोटाले के आरोपियों के बयानों पर केजरीवाल से सवाल जवाब हो सकते हैं। के कविता के जरिए दक्षिण की लॉबी से मिले 100 करोड़ की रिश्वत पर सवाल हो सकते हैं, यह आरोप लगाया गया, यह आरोप है। गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च पर सवाल हो सकते हैं, जो कि एक और आरोप उन पर लगा हुआ है। फिर केजरीवाल के घर पर हुई बैठक का जो आरोप है उस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। केजरीवाल से मनीष सिसोदिया के ओएसडी सी अरविंद के आरोप पर सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारे पास ईडी की रिमांड कॉपी है जिसके मुताबिक मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को खुलासा किया था कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उनको केजरीवाल के आवास पर बुलाया था और उनको 30 पन्नों की ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट सौंपी थी। अब सिसोदिया ने कहा है कि फाइनल जीओएम रिपोर्ट इसी आधार पर तय होगी। सी अरविंद के बयान के मुताबिक उस वक्त मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद थे। जो दस्तावेज केजरीवाल के आवास पर सौंपे गए उनमें होलसेल लाइसेंस निजी लोगों को देने और होलसेल प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया था। लेकिन जीओएम की बैठक में इसकी चर्चा नहीं हुई। इस सब के बीच में 8:30 बजे रात के करीब ईडी की टीम केजरीवाल को कोर्ट से बाहर लेकर निकली। ईडी ने आज दोपहर 2 बजे उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान अदालत में 28 पन्नों की दलील पेश की थी। ईडी के वकील एएसजी एसपी राजू ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कहा था, लेकिन पेशी से ठीक पहले कोर्ट रूम के गेट के बाहर हमारे रिपोर्टर जीत भाटी मौजूद थे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा और कोर्ट की दहलीज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो 20 शब्द बोले उससे आम आदमी पार्टी के आगे की रणनीति साफ हो गई। टीवी 9 भारतवर्ष पर सुपर एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो ये है, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, अरविंद केजरीवाल ने कहा, और चाहे अंदर रहूं या बाहर रहूं देश के लिए काम करता रहूंगा। इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का यह एकमात्र बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि वो जेल के अंदर रहें या बाहर देश के लिए समर्पित रहेंगे। अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि रिमांड के बाद आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए तो वहां से दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे। इसके लिए नियम कानून क्या है, या फिर उनकी जगह कोई केयरटेकर सीएम बनेगा। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि ईडी ने आज पहली बार खुलकर अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का सूत्रधार क्यों कहा। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले की साजिश रची थी। शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका थी। मनीष सिसोदिया ने मामले में मुख्य भूमिका निभाई थी। केजरीवाल ने इस पूरे भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा, इसलिए वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। केजरीवाल सर, I made allegations which are borne out from the record. Okay. So you've called him the kingpin of the entire scam. Does ED have the evidence to back it up? Whatever evidence is there, they came to the. Thank you so much, sir. कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा मनी ट्रेल को समझाया और विजय नायर का नाम लिया। विजय नायर को केजरीवाल का दाहिना हाथ कहा। ईडी के दावे के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। उसे शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए थे। दरअसल विजय नायर
उत्तर भारत में अरविंद केजरीवाल के लिए और दक्षिण भारत में के कविता के लिए काम करता था। साउथ लॉबी में वो मिडलमैन की भूमिका निभा रहा था। ईडी ने कोर्ट से कहा कि विजय नायर मुख्यमंत्री आवास के पास रहता था। वो आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज था। केजरीवाल के लिए बिचौलिए का काम करता था। चैरियट मीडिया कंपनी के नाम से हवाले के पैसे इधर से उधर करता था। विजय नायर पॉलिसी लागू कराने वालों में से एक था। जो उसकी बात नहीं मानता था उसे धमकी देता था। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने उसका नाम लिया। दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया कि उसने विजय नायर के निर्देश पर 31 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए थे। ईडी ने कहा कि इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी है। चूंकि पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी कंपनी है जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी प्रमुख है, संयोजक है। आबकारी नीति को लागू करने से लेकर मनी ट्रेल, हवाला ट्रांजैक्शन, हर एक एक्टिविटी के पीछे उनकी प्रमुख भूमिका है। इसलिए वो इस घोटाले के किंग पिन है। अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि कैसे भ्रष्टाचार के सवालों में गिर गई, इसको ईडी के दावों से समझ सकते हैं। ईडी की ओर से जानकारी दी गई है कि के कविता ने आपको 300 करोड़ रुपए दिए थे। इसीलिए आम आदमी पार्टी को एक पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी माना जाएगा। के कविता के जरिए ही दक्षिण की लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर इस नई आबकारी नीति में एंट्री की। अपराध की आय में केवल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ही शामिल नहीं। इसमें रिश्वत देने वालों द्वारा कमाया गया मुनाफा भी शामिल था। इससे यह लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का मनी ट्रेल बनता है और इनमें से 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। गोवा में हवाला के जरिए आपके प्रत्याशियों तक ये पैसे कैसे पहुंचाए गए, माध्यम कौन कौन बना, ईडी का ये दावा भी सुनना जरूरी है। एक चांस केजरीवाल। ये 2 साल पहले का गोवा में आपका चुनावी कैंपेन है। वही गोवा चुनाव जिसकी गूंज आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में खूब सुनाई दी। ईडी ने कहा कि उसके पास ठोस सबूत है कि शराब घोटाले में मिली करोड़ों की घूस में 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे गए थे। यहां इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में हुआ। इसमें भी केजरीवाल के राइट हैंड विजय नायर की अहम भूमिका थी। विजय नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का पूर्व सीईओ है। उसकी कंपनी का नाम है चैरियट मीडिया। एएसजी ने कोर्ट में बताया कि चरणजीत सिंह नाम के शख्स ने गोवा इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के पैसे का मैनेजमेंट संभाला था। दरअसल चरणजीत सिंह को दिल्ली सरकार ने 55,000 रुपए की सैलरी पर रखा था। चरणजीत सिंह ये काम विजय नायर की कंपनी के साथ मिलकर कर रहा था। शराब घोटाले में सीबीआई की एफआईआर में शुरुआत में जिन 15 लोगों के नाम थे उनमें विजय नायर का भी नाम था। सीबीआई के मुताबिक नायर पैसों के अवैध लेन देन में नौकरशाहों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के बीच कड़ी का काम कर रहा था। शराब नीति घोटाले में 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट से यह भी कहा कि इस मामले में जो नए बयान दर्ज हुए हैं वो गोवा के एक आप उम्मीदवार का है जो मार्च 2024 में दर्ज किया गया है। प्रिंस कुमार को गोवा चुनाव के लिए सागर पटेल से पैसे मिले थे। इस बात की पुष्टि उसके कॉल रिकॉर्ड से होती है। इससे साफ है कि गोवा चुनाव में फंड भेजने के लिए ही आबकारी नीति में बदलाव किए गए थे। इसलिए घोटाले के पैसों की रिकवरी जरूरी है। केजरीवाल का गवाहों से सामना कराना है और रिमांड देने के लिए ये बिल्कुल सही केस है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट जाने से पहले टीवी 9 से खास बातचीत में कहा था कि वो देश की सेवा करते रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव बयान जो है वो सुनिए, फिर बताते हैं कि रिमांड के समय केजरीवाल का घोटालों से जुड़े किन किन नेताओं से आमना सामना हो सकता है। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। अरविंद सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना है। हमारे सहयोगी जीत भाटी वहां पर मौजूद थे। ये रिएक्शन सिर्फ उन्हीं के पास था, उन्हीं के मोबाइल कैमरा में कैद हुआ था। लेकिन रिमांड के समय केजरीवाल का घोटालों से जुड़े किन किन नेताओं से आमना सामना हो सकता है वो देखते हैं।
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बयान लिए जा चुके हैं, अब इनके बयान लिए जाएंगे, फिर उनका शायद मेल मिलाप या उनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो चेक किया जाएगा। यही सिलसिला संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर भी हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और फिर बाकायदा जो एक प्रेस नोट रिलीज किया गया ईडी की तरफ से के कविता और अरविंद केजरीवाल, उनको लेकर भी सवाल जवाब किया जा सकता है। दोनों के बयान जो हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन या सिमिलैरिटीज के लिए दोनों को आमने सामने बिठाया जा सकता है और फिर पूछताछ हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल के कविता की तरफ से बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी के दावे के मुताबिक एक तो के कविता ने आपको 300 करोड़ दिए थे और अपने सीए बूची बाबू के जरिए 2 बार पहले 10 करोड़ फिर 15 करोड़ कैश ट्रांसफर किया था। और अब सूत्रों से खबर है कि बीआरएस नेता सरकारी गवाह बने, क्योंकि कविता से मिले घोटाले के पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था और ईडी शराब घोटाले में उनका बयान ले चुकी है। इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजा है, तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखे हमले किए। स्मृति ईरानी ने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रशासनिक तंत्र के जरिए करप्शन किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि आपके नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस करवाए गए हैं, जिसमें जमानत मिलना मुश्किल है। कोर्ट में बुच्ची बाबू जो सीए हैं के कविता के, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी उपलब्ध हैं, ऐसा कोर्ट के सम्मुख कहा गया। तब भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट से संबद्ध व्हाट्सएप मैसेजेस का खंडन नहीं किया। सार्वजनिक रूप से दस्तावेज जो उपलब्ध हैं उसमें कोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घूस मांगी साउथ ग्रुप से। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। 2 साल की जांच में भी कुछ नहीं मिला। आशीष जी, आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 28 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसले का, लेकिन विनम्रता पूर्वक हम उस फैसले से असहमत हैं, क्योंकि इस केस में ईडी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आम आदमी पार्टी के पास नहीं मिला है। जो सारा केस है उनका ऐसे लोगों के बयान के आधार पर है जिनको डराकर धमकाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनसे बयान लिए गए हैं। शरद रेड्डी गिरफ्तार होते हैं, उससे पहले गिरफ्तारी से पहले कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानता, आम आदमी पार्टी में मैंने कोई पैसे नहीं दिए हैं। गिरफ्तार होते हैं, उन पे दबाव बनाया जाता है। जैसे ही वो कह देते हैं कि हाँ जी मैंने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए, उनको बेल मिल जाती है। राघव मगुंटा पहले बयान देते हैं मैं आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानता, मैंने आम आदमी पार्टी को कोई पैसे नहीं दिए हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की थी। उन्होंने ईडी के आरोपों पर कहा था कि ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो केजरीवाल से कभी मिले भी थे। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि शिकायतकर्ता, अगर मेरे शिकायतकर्ता के अधीन काम करने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ बयान देता है तो क्या यह अदालत उसे सबूत के रूप में मान सकती है। किसी भी गलत काम को दिखाने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं है, कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली है। ईडी ने बार्टर के जरिए बयान हासिल किए हैं। राजनीतिक प्रतिशोध को उजागर करने के लिए ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। नरमी बरतने की आड़ में सह आरोपियों के बयान लिए जाते हैं और यह पूरी तरह से प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सिंघवी ने जो कहा केजरीवाल की तरफ से दलील की, वो एक कॉपी एक्सक्लूसिवली हमारे पास है। इसमें कहा गया है सेक्शन 19 के तहत तभी गिरफ्तारी हो सकती है जब एजेंसी के पास तथ्य हो जिसके आधार पर यह यकीन किया जाए कि आरोपी ने अपराध किया।
तथ्यों के बिना किसी आधार पर तय किया गया कि आरोपी ने अपराध किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गवाहों के बयान से जो पैटर्न सामने आया है उसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार नहीं है। अब एक नया पैटर्न है, पहले आप गिरफ्तार करो और उसकी जमानत का विरोध करो, फिर उसे सरकारी गवाह बनाओ और उससे मनमाफिक बयान दिलवाओ। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए और उसे कहा जाए कि माफी मिल जाएगी तो वो किसी का भी नाम ले लेगा। इन बयानों के अलावा कोई सबूत नहीं है कि गवाह ने सिर्फ यह कहा कि वो केजरीवाल से मिला था। लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी से आप इसे नॉन प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। चुनाव से पहले यह गिरफ्तारी राजनीतिक बदले से की गई। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको गिरफ्तारी से पहले का केजरीवाल के आखिरी इंटरव्यू का एक महत्वपूर्ण अंश सुनाते हैं। यह इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष को दिया था और तब उन्होंने खुद को गिरफ्तार किए जाने का अंदेशा भी जताया। कुछ गिरफ्तारी का डर है क्या? जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है। इन्होंने जैसे मैंने कहा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और फिर ईडी की रिमांड आम आदमी पार्टी के लिए किसी तूफान से कम नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब मोबिलाइजेशन करना शुरू कर रहे हैं। 23 मार्च यानी कल आईटीओ के पास शहीदी पार्क पर सभी विधायक और पार्षद जुटेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर विरोध जताएंगे। आम आदमी पार्टी 25 तारीख को होली का कोई कार्यक्रम नहीं करेगी। इसके अगले दिन 26 मार्च को पीएम आवास का घेराव करने की घोषणा की गई है। लेकिन आज दिन भर क्या कुछ हुआ, अरविंद केजरीवाल के घर से राउज एवेन्यू कोर्ट तक सड़कों पर कैसे संग्राम दिखाई दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। इस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। ये देखिए किस तरीके से ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। एक सेकंड, आतिशी जो है उन्हें इस बस में डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, इससे पहले सौरभ भारद्वाज जो है उनको डिटेन किया गया था और अब यहाँ पर आतिशी को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तस्वीरें में आपको दिखाएं, तमाम लोगों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है क्योंकि धारा 144 लगाई गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर देखिएगा आईटीओ पर बैठ चुके हैं और ट्रैफिक जो है वो पूरा उन्होंने रोका हुआ है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, वो डरते हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त पूरे पंजाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि मोहाली में इकट्ठा हुए थे वो चंडीगढ़ की सीमा तक पहुंच गए हैं, बीजेपी दफ्तर जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए वाटर कैनन चलाया जा रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं। जम्मू के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और भारी सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि दिल्ली कैसे चलेगी, सरकार कौन चलाएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पहले की तरह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पर सवाल यही है कि जब केजरीवाल जेल में होंगे तो सरकार के रोजमर्रा के काम होंगे कैसे। ये वो व्यवहारिक सवाल हैं जिनका जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देश के बड़े कानून के जानकार दे रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई इस्तीफा नहीं देंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी का हर नेता यही कह रहा है कि दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल ही रहेंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं। क्या जेल जाने के बाद केजरीवाल को सीएम बने रहने का अधिकार है? क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? कानून के जानकारों के मुताबिक केजरीवाल के लिए इस्तीफा देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अगर कोई सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए, सिटिंग सीएम या कोई मिनिस्टर जेल में होता है और वो इस्तीफा नहीं देता, उस सूरत के अंदर कोर्ट की परमिशन के साथ फाइलें भेजी जा सकती हैं जेल में और उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो लिए जा सकते हैं। जहां तक कैबिनेट मीटिंग की बात है तो बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग भी हेल्ड की जा सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट की परमिशन से होंगी और एक नोडल ऑफिसर इस चीज के लिए नियुक्त करना होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में काम करने में व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे क्या केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना संभव होगा? केजरीवाल जेल में कैबिनेट मीटिंग कैसे करेंगे? केजरीवाल सरकारी फाइलों का काम कैसे निपटाएंगे? आम प्रिजनर जो होता है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है, सगे संबंधियों से मिल सकता है, या कागज वगैरह जो साइन करने होते हैं हफ्ते में 2 बार वो कर सकता है। एक बार उसको वकील मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से तो सरकार नहीं चल सकती। जेल मैनुअल केजरीवाल के रास्ते में रोड़ा बन सकता है, लेकिन प्रिजन एक्ट में एक और प्रावधान है जिसके जरिए जेल से सरकार चलाने में आसानी हो सकती है कि आप किसी भी बिल्डिंग को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो। उसके हिसाब से आप किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो, अगर वो कंसेंट देता है तो आप उसको सिक्योरिटी रीजन से जेल डिक्लेयर कर सकते हो। कि सुब्रतो राय सहारा थे जब जेल में, तो उनके लिए जो तिहाड़ कोर्ट कॉम्प्लेक्स था उसकी बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर कर दिया था। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी सुनील गुप्ता ने बताया है कि इसके लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी चाहिए होगी। हालांकि इसमें भी जेल से बाहर निकलने की छूट नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन आज केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या नहीं, या कितने दिनों तक जेल से सरकार चला पाएंगे, यह अभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? चुनावों के बीच ये कांटों का ताज कौन पहनेगा? आइए देखते हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली में शराब घोटाले पर करीब 2 साल से हंगामे और शोर के बीच 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई। अब माना जा रहा है कि 2 ऐसे चेहरे हैं जिनमें से किसी एक को केजरीवाल दिल्ली की कमान सौंप सकते हैं। पहला नाम आतिशी, कालकाजी से विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज, ग्रेटर कैलाश से विधायक, दिल्ली सरकार में मंत्री। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके घर के बाहर समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस शोर शराबे में एक आवाज आतिशी की भी थी कि ये लड़ाई जारी रहेगी। इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई अरविंद केजरीवाल लड़ते रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के सिपाही लड़ते रहे। आतिशी न सिर्फ देर रात तक केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद थी, बल्कि अगले दिन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल हुई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आतिशी खुद को केजरीवाल की सिपाही कहती हैं, तो वहीं केजरीवाल भी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जब जब केजरीवाल के मंत्रियों को जेल हुई तो उनके ज्यादातर विभाग आतिशी को सौंप दिए गए। इस वक्त दिल्ली सरकार में उनके पास सबसे ज्यादा विभाग हैं। ऐसे में कह सकते हैं केजरीवाल आतिशी को दिल्ली की कमान सौंप सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का है। जब ईडी की टीम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी, तब सौरभ भारद्वाज ही सबसे पहले पहुंचने वालों में थे।
जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है। और जब अगले दिन आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया तो सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में ले लिया गया। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जब सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने कहा था कि जैसे श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने उनकी खड़ाऊ रखकर काम संभाला था, ठीक उसी तरह वो अपना काम संभालेंगे। केजरीवाल ने भी उन पर हमेशा भरोसा किया है। इसीलिए माना जा रहा है कि केजरीवाल सौरभ भारद्वाज को भी दिल्ली की कमान सौंप सकते हैं। यानी अगर केजरीवाल के इस्तीफा देने की नौबत आई तो आतिशी या सौरभ भारद्वाज दोनों में से कोई एक दिल्ली का केयर टेकर सीएम हो सकता है। सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को अपने इन दो सिपाहियों पर इतना भरोसा क्यों है? अब जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल के उत्तराधिकारियों में पहला नाम आतिशी का आता है। जो आतिशी कभी मनीष सिसोदिया के डेप्यूटी के तौर पर काम करती थी, वो दिल्ली सरकार में नंबर 2 कैसे बन गई? उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में आइए अब एक आकलन करते हैं। पहले ताकत की बात करते हैं। आतिशी के बारे में कहा जाता है कि केजरीवाल सरकार की बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी बड़ी भूमिका रही है, जबकि कमजोरी यह है कि बतौर नेता उनकी झोली में कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं। आतिशी को दिल्ली के शिक्षा मॉडल का सूत्रधार कहा जाता है, क्योंकि सिसोदिया के साथ काम करते करते आतिशी ने बड़े बदलाव किए। कमजोरी यह है कि बतौर राजनेता उनकी छवि इतनी लोकप्रिय नहीं है। वो लोकसभा चुनाव भी हार चुकी है। आतिशी आम आदमी पार्टी की बड़ी ताकत है। वो कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरते आए, जबकि कमजोरी यह है कि राजनीति में उनका अनुभव जो है वो काफी सीमित है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे सिपाही अरविंद केजरीवाल की, जो कि है सौरभ भारद्वाज। आखिर क्यों उन्हें केजरीवाल का उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है? सौरभ भारद्वाज को दिल्ली सरकार में काम करने का काफी लंबा अनुभव है। उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में भी जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी में सौरभ भारद्वाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो पार्टी का सबसे युवा चेहरा है। उनके सामने लंबा राजनीतिक भविष्य है। कमजोरी यह है कि वो संगठन में ज्यादा मजबूत नहीं माने जाते। सौरभ भारद्वाज की जमीन से जुड़े नेता की छवि काफी पॉपुलर है, लेकिन कमजोरी यह है कि कार्यकर्ताओं से उनका ज्यादा संवाद नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली विधानसभा में कई कमेटियों के हेड रह चुके हैं, जो दर्शाता है कि उनमें क्षमताएं कितनी हैं। लेकिन कमजोरी यह है कि विवादों से भी उनका नाता हमेशा रहा है। सौरभ भारद्वाज हमेशा से प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का स्टैंड मजबूती से रखते हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है, ऐसा कहा जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस आबकारी यानी शराब नीति को लेकर केजरीवाल के रिमांड तक की नौबत आ गई, आखिर वो मामला क्या है। अब आपको रिकैप करके एक बार बताते हैं कि यह है क्या। ध्यान से देखिएगा। देखिए, दिल्ली की केजरीवाल सरकार 2021-22 में नई आबकारी नीति लाती। उसमें गड़बड़ी क्या है? आरोप है। नई आबकारी नीति के तहत शराब बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया था। आरोप यह है कि इस नीति के जरिए शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार पर कारोबारियों से मिली भगत का आरोप लगा। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा कि नई शराब नीति बनाने के लिए उसे 100 करोड़ रुपए की घूस मिली। इस मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत 16 लोग गिरफ्तार हो चुके। नई आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का खेल कैसे हुआ, आपको पुरानी शराब नीति और नई शराब नीति के जरिए समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा बिग बॉल। देखिए, शराब घोटाले को समझिए। पुरानी शराब नीति 750 ml की शराब की कीमत करीब 530 रुपए। नेक्स्ट चेंज करिए। अब इसमें क्या क्या डिटेलिंग है। रिटेल कारोबारी को मुनाफा 33 रुपए 35 पैसे का हुआ, यह देखिए। फिर एक बोतल पर सरकार को फायदा लगभग 330 रुपए के आसपास, लगभग। नेक्स्ट दिखाइए। उत्पाद कर लगभग 224 रुपए और वैट करीब 106 रुपए। फिर देखिए, नई शराब नीति 750 ml की शराब की बोतल जो थी वो 560 रुपए। रिटेल कारोबारी का मुनाफा 363 रुपए से ज्यादा। नेक्स्ट देखिए। फिर एक बोतल पर सरकार को 3 रुपए 78 पैसे का फायदा। नेक्स्ट दिखाइए। उत्पाद शुल्क 1 रुपए 88 पैसे और वैट करीब 1 रुपए 90 पैसे।
तो यह है पूरा मामला। एक बोतल पर कारोबारी को फायदा होता है लगभग 330 रुपए, 10 गुना ज्यादा। आम आदमी पार्टी में एक ही चेहरा है और वो है अरविंद केजरीवाल। यानी एक तरह से वो वन मैन पार्टी है। अब केजरीवाल कस्टडी में है तो क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी है। वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। अब तक केजरीवाल ही पार्टी की रणनीति बनाने, गठबंधन दलों से बात करने, संसाधन जुटाने का काम कर रहे थे। जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा? केजरीवाल ही हैं जिनके नाम और चेहरे पर आम आदमी पार्टी को वोट मिलते रहे हैं। अगर केजरीवाल जेल में होंगे तो इसका पार्टी पर असर निश्चित है। इसलिए राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी की राजनीति पर असर पड़ना तय है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि 11 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 2 चुनावों का सामना करना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है, जहां 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होनी है। इसके बाद अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। केजरीवाल हरियाणा और गुजरात में पार्टी के प्रसार में लगे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से इस अभियान पर ब्रेक लग सकता है। कामों के दम पर आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी केवल अपने राजनीतिक सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए उनके यहाँ एजेंसियों के छापे डाल करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी गिरफ्तारियां शुरू की। अगर केजरीवाल जेल में रहे तो पार्टी के लिए रणनीति बनाना, चुनाव प्रचार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो भी तब जबकि आम आदमी पार्टी के 4 सबसे बड़े नेता जेल में हैं। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया और पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोकतंत्र और न्याय की जीत है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की छवि पर भी असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदार नेताओं की पार्टी बताती रही है, लेकिन अब ईडी कोर्ट में केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। इससे केजरीवाल को लेकर जनता में एक गलत संदेश जाएगा। दिल्ली आबकारी केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी काफी एक्टिव है। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया, वो 13 महीने से जेल में बंद। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर में पकड़ा गया था, वो 6 महीने से कैद। के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। अब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। इन सब में एक चीज कॉमन है कि किसी को जमानत नहीं मिली। आखिर ईडी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से ये जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? ईडी का यह हथियार है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस धारा में ऐसा है क्या कि आरोपियों को जमानत नहीं मिलती है, कोर्ट तक को मुश्किल होती है? सवाल यह है कि क्या जिस पर यह सेक्शन लगा दिया जाएगा वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। PMLA सेक्शन 45, PMLA सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाए। अपनी गिरफ्तारी से 1 महीने पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जिस सेक्शन का विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, उनके पकड़े जाने के बाद यह धारा फिर से चर्चा में है। तो चलिए ये जानते हैं कि सेक्शन 45 क्या कहता है। सेक्शन 45 के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। संज्ञेय का मतलब एजेंसी बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इसके तहत दर्ज मुकदमों में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं। PMLA के तहत गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में खुद साबित करना होता है कि उनके खिलाफ इल्जाम निराधार है। ये कानून इसलिए भी और सख्त हो गया क्योंकि सेक्शन 45 में 2018 में जमानत के लिए 2 कठिन शर्तें जोड़ी गई। पहली शर्त यह कि जमानत देने से पहले अदालत को यह यकीन करना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है,
और दूसरी कंडीशन ये कि जमानत के दौरान आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को लेकर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, पीएमएलए की धारा 45 किसी अदालत को ट्रायल में देरी और लंबे समय तक कारावास होने पर किसी आरोपी को जमानत देने से नहीं रोकती है। लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से आता है, जिसे पीएमएलए की धारा 45 द्वारा छीना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। सेक्शन 45 में बेल की कठिन शर्तों की वजह से आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती और उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। इस धारा पर हमने वरिष्ठ वकील गौरव गौड़ से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा। यहाँ पे आपको अगर बेल लेनी है तो आपको ट्विन कंडीशंस जिसे बोलते हैं, 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये कि यहाँ पे अपराधी को, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को प्रूव करना है कि प्राइमा फेसाई मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता, जो कि एक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का अपोजिट है। और दूसरा ये कहा जाता है कि जी वो एक तरह से अंडरटेकिंग देता है कि अगर मुझे बेल मिलेगी तो मैं ऑफेंस नहीं करूंगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि ईडी सरकार के हाथों का औजार बन गई है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कुछ आंकड़े देखते हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ईडी ने 95% मुकदमे विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए हैं। 2014 से सितंबर 2022 तक ईडी के रेडार पर 121 नेता आए, इनमें 115 विपक्ष के। 2014 के बाद नेताओं के खिलाफ ईडी के मुकदमे यूपीए सरकार की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गए हैं। यूपीए के दौरान 2004 से 2014 तक 26 नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की, इनमें से 14 विपक्ष के थे। यह आंकड़ा 54% तक बनता है। राजनीति के बाद अब खबर कूटनीति की। यह तस्वीर देखिए जरा ध्यान से, और यह तस्वीर पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन चीन और शी परेशान है। हम बात कर रहे हैं चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर। पीएम ने अपनी यात्रा से चीन को कड़ा संदेश दिया है। भूटान में पीएम मोदी जब एयरपोर्ट से राजधानी थिंपू पहुंचे तो कैसे 45 किलोमीटर लंबे रूट पर पूरा देश उनके स्वागत में उतर आया। इस वीडियो रिपोर्ट में भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ड्रक गैल्पो अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए। इससे पहले पीएम राजधानी थिंपू के ताशीचो दजोंग पैलेस पहुंचे। यहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। पीएम ने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से मुलाकात की। एयरपोर्ट पहुंचने पर भूटानी पीएम शेरिंग टोब्गे ने पारो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का गले मिलकर स्वागत किया। टोब्गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, स्वागत है मेरे बड़े भाई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बड़े भाई और छोटे भाई के इस आत्मीय रिश्ते ने बीजिंग को बेचैन कर दिया है। सीधा संदेश दिया है कि भूटान में चीनी साजिश की दाल नहीं गलने वाली। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का यह सीधा संदेश है। पीएम मोदी चुनाव प्रचार छोड़कर भूटान की यात्रा पर हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भूटान के साथ अपने सीमा विवाद सुलझाने के बहाने घुसपैठ की साजिश रच रहा है। हालांकि भूटान ने राजधानी थिंपू से बीजिंग को बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया है। सम्मान का संदेश ये है कि भूटान के लिए भारत सबसे पहले है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। भूटान में चीन की साजिशों को नहीं चलने देंगे। यह सम्मान पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वो इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हैं। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। Entire country, on behalf of all the Bhutanese people, I wish to offer our congratulations, our heartiest congratulations to Prime Minister Narendra Modi ji for receiving Bhutan's highest civilian award. इससे पहले एयरपोर्ट पर भूटानी पीएम ने मोदी को गले लगाकर स्वागत किया और उन्हें बड़ा भाई बताया। पीएम मोदी ने पैलेस में भूटान के राजा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। आयोजन में हिंदुस्तानी धुनें सुनाई दी। पीएम मोदी के दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।